भारत माँ के विकास की ओर नया कदम बढ़ा रही है। विकसित भारत 2047 की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति। इस भूमि पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। इस पवित्र भूमि पर आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप 2 दिन एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा, विचार और मंथन करने वाले हैं जो एक भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम करेगा। आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र वो भी यहाँ पधारे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह विषय हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त और मजबूत होगा। इसलिए स्थानीय निकायों में भी लोकसभा के सत्रों की तरह यह सत्र बुलाकर स्थानीय मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर गहन मंथन और विचार यहाँ पर होगा। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ
लगते हम देखते हैं कि 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। यहाँ बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर है वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है। और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और जीआईएस मैपिंग और एआई आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर होती हैं, ये वही सरकार है जो आज यहाँ पर बैठी है, जो आमजन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरती है और उनको हम मजबूती से वो सर्विस सेवाएं देने का काम हम करते हैं। और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी आईडी उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है। और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो स्वामित्व योजना वो पूरे देश के अंदर चलाई है, उसको हमने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया है। और इसी दिशा में हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो सीएनजी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो विकसित राष्ट्र की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि उनका सपना है कि हर शहर ये स्लम मुक्त होना चाहिए, वहां रहने वाले गरीब को भी पक्का मकान वो मिले, बुनियादी सुविधाएं उस तक भी पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़
मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमें शहरी गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी 148 डोरमेट्री यूनिट्स का निर्माण हमने किया है और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब 2 दिन बैठ करके एक एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुझे तो ये खुशी है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और मन की बात में हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के अंदर उस प्रैक्टिस को पूरे देश के साथ शेयर करते हैं ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। और मुझे खुशी है कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको यहाँ प्रेजेंटेशन के रूप में हम सब देखेंगे भी, उन्होंने क्या क्या अपने अपने शहर के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है उसको हमें नजदीक से देखने का भी, समझने का भी और चर्चा करने का भी ये अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि आप ही वो शक्ति है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को आप लोग धरातल पर उतारने वाले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपसे अपेक्षा है कि आप केवल योजनाएं नहीं बननी चाहिए, योजना को अमली जामा पहना करके धरातल के ऊपर उसको लागू करना चाहिए और हम आंकड़ों में न रह करके परिणाम के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आप सबका एक बार फिर इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे विकसित भारत को बनाएंगे जहाँ हर शहर साफ होगा और सुंदर होगा, समृद्ध होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज हम सब राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका की चर्चा के लिए यहाँ विराजे हैं। हम यहाँ मिल बैठकर भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत और किस तरीके से शहरी सरकारों के अंदर नए भारत, विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए आपस में विचार विमर्श, सार्थक चर्चा, संवाद के लिए यहां पर आए हैं। देश भर से आए सभी अलग अलग राज्यों के सभी प्रतिनिधि भाइयों, ये चर्चा और सार्थक चर्चा अपने अपने अनुभव, अपने अपने नई सरकारों के अंदर नवाचार और साझा मिलकर काम करने की इस पद्धति से हम लोकतंत्र के नए
विचारों को आगे लेकर नया दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करेंगे। नगरीय सरकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आम जनता की अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता या सबसे ज्यादा नजदीकी है, आम जनता से अगर सीधा संवाद है, तो नगरीय सरकार के प्रतिनिधियों से है। गांव के अंदर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से है। और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए सामान्य मानवीय लोगों का सबसे नजदीक गहरा रिश्ता और सबसे संवाद आपसे होता है। और इसलिए मेरा मानना है, लोकतंत्र में जिसका सबसे ज्यादा संवाद होता है, उसको लोगों की कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट, आपदाओं की सबसे ज्यादा जानकारी होती है। और लोकतंत्र में यही हमारी ताकत है कि हमें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हो, लोगों के अभावों की जानकारी हो, क्षेत्र के अंदर विकास के पैमाने को तय करने की जानकारी हो। और इसके लिए हमें लगातार आपस में सभी संस्थाओं को चर्चा, संवाद करते रहना चाहिए। और दुनिया के अंदर जब प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई है, तो सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी यंत्र है जिससे हमारा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। और इसलिए एक विचार मेरे मन में आया कि जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगरीय सरकार है, चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, लोकसभा सर्वोच्च संस्था होने के कारण उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी नीचे तक की इकाई में हम लोकतंत्र की कार्रवाई पद्धति को और उस सदन की कार्रवाई को, उसकी अच्छी परंपराओं को, श्रेष्ठ पद्धतियों को किस तरीके से आदर्श मापदंड बनाए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के सदन, हमारे लोकतंत्र के अंदर तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम, लोकतंत्र भारत की जननी कहते हैं, तो ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण होती थी। इन सभाओं के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, चाहे गांव में, शहर में हो, न अदालत हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, न कोई शासन व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन इन्हीं ग्राम सभाओं के माध्यम से, इन्हीं शहरी समितियों के माध्यम से चर्चा और संवाद के बाद जो निर्णय फैसले होते थे, उसको समाज मानता था। इस परंपरा के लोग भारत में रहते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी पद्धति में हमेशा लोकतंत्र रहता है। और इसलिए जब जब भी लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, देश की जनता ने इसका जवाब दिया है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कैसे श्रेष्ठ संस्थाएं बनाएं। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबको ये दायित्व मिलता है, तो हम सब मिलकर साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा मानना है, जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा में सदन चलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाने पर चर्चा होती है, इसी तरीके से हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें
हमारी सभाओं के अंदर, हमारी बैठकों के अंदर एक सदन चलाने की एक आदर्श पद्धति बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारी सभासद हो, तय समय के अंदर हो, महीने के अंदर हो, 2 महीने में हो, मैंने कई बार देखा है कि कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर साल भर के अंदर बैठक नहीं होती, और एक बजट बैठक होती है, वह भी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कहीं अगर बैठक भी होती है तो मैं पढ़ता हूं कि आधे घंटे में हंगामे से बैठक को स्थगित किया, एजेंडा पास हुआ। यह लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में हमें चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाओं के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि महीने में, 2 महीने में कम से कम जब हमारी बैठक हो तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो, शून्यकाल भी हो, और उसके अंदर हर काम की जवाबदेही तय हो, उसका एजेंडा बने, कार्रवाई बने, और अगली बैठक के अंदर उस कार्रवाई एजेंडे पर चर्चा हो कि कितनी उसका एकदम एग्जीक्यूशन हुई। उसी तरह बजट बनते समय हम बजट के अंदर व्यापक चर्चा करें, हम जनता से चर्चा करें, सदन के अंदर जनता के प्रतिनिधियों, स्टेक होल्डरों, विशेषज्ञों, जो लोगों के अभाव, कठिनाइयों को समझते, उनको बुलाकर कि कौन से बजट बनाते समय हमारी कौन सी समस्याएं गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, उसको समाधान करना चाहिए। उसके लिए भी नीतिगत रूप से भी बजट आवंटन के अंदर जितनी जनता की सहभागीदारी होगी, जितनी सहभागिता होगी, बजट ठीक भी बढ़ेगा और बजट का एग्जीक्यूशन भी ठीक बनेगा। और समय समय पर जिस तरीके संसद और विधानसभाओं में कमेटी होती है, बजट आवंटन जिन मदों के लिए खर्च किया है, उन मदों के बजट आवंटन ठीक से खर्च हुआ नहीं हुआ, जमीन पे उसके कार्य की निगरानी हो, कमेटी जाकर जो कार्य हमने तय किए थे वो गुणवत्तापूर्ण हुए नहीं हुए, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, इन सारी चीजों की एक आदर्श पद्धतियां इन सदनों में बनने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं ये चुनौतियां हैं। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं, लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सभाओं को बाधित करने में ही राजनीतिक दल श्रेय मानते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया कि सभी सदन के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के लोग विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक दल में आपस में विवाद होने लगा कि सदन स्थगित होने से हम जनता की अपेक्षाएं, भावनाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मान्य सदस्यों ने ये विचार व्यक्त किया कि सदन स्थगित हो जाता है तो हम जनता की भावनाओं को नहीं रख सकते। हमें भी हमारी सभासदों के अंदर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से बात करना चाहिए कि सदन स्थगित करना या सदन में हंगामा करना, इससे श्रेय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाज में समझने लगेगा। आप अपनी चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत रखें, क्यों नहीं ऐसी परंपरा लागू हो और हर राजनीतिक दल मर्यादा बनाने का प्रयास करें। ये कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब समय बदलाव का आ गया है।
अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। सदनों के अंदर व्यवधान, गतिरोध, ये कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए और राजनीतिक दलों से भी जो गतिरोध पैदा करते हैं, जो व्यवधान पैदा करते हैं, समाज उसी तरीके का जवाब देगा। इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सबसे ज्यादा नजदीक जनता से जुड़े रहते हो और इसलिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने किस तरीके से उस नगर निगम में बदलाव किया। हम सबको ये पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। ऐसे कई नेता थे जो नगरीय सरकारों से निकलकर देश और राष्ट्र के नेतृत्व करने की क्षमता है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व अगर निकलेगा तो आप में से ही निकलेगा, आप में से सशक्त नेतृत्व निकलेगा। इसलिए आपकी कार्य पद्धति, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी ईमानदारी, एक कर्तव्य की धरती, यहां से कर्म की धरती के माध्यम से आप जितना श्रेष्ठ काम करेंगे, लोग वर्षों तक आपको याद करेंगे। लोग वर्षों तक कहेंगे ये चेयरमैन साहब आए थे, ये वार्ड पार्षद आए थे जिन्होंने हमारे शहर को बदलने का काम किया, मेरे वार्ड को बदलने का काम किया, जनता को साथ लेकर काम किया। हमें जनजागरण से बदलने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाना है, तो लोगों में जागरूकता ही परिवर्तन आया। समाज को बदलाव करने के लिए, समाज को आंदोलन बनाने के लिए देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक संस्थाएं सबसे मजबूती से काम कर सकती है। हमें हर विषय पर जन आंदोलन बनाना चाहिए। हम जब देश के बाहर जाते हैं और देश के अंदर, तो वहां भी कचरा फेंकते समय सोचते हैं कि कचरा फेंके न फेंके, फूकने के पहले फेंकने फेंके। हम भी वहां व्यवस्थित जीवन जीते नहीं जीते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंदर जन आंदोलन बनाना, जागरूकता बनाना, मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर हो, जो दुनिया के अंदर स्वच्छता की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वह पद्धति मुझे लागू करनी है और जनता को जागरूक भी करना है। मुझे मेरे शहर को हरा भरा बनाना है। वायु इंडेक्स के अंदर मेरा शहर सबसे नीचे रहे, इसके लिए मुझे जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान जन आंदोलन बन जाए। घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसी देश के अंदर आप कर्नाटक में चले जाएं, आप कर्नाटक में देखेंगे वहां पर सरकार के प्रयासों से नहीं, एक जन आंदोलन है। जब आदमी मकान बनाता है उसके पहले पेड़ लगाता है। मैं यहां देखता हूं आदमी 10 करोड़ के पेड़, 10 करोड़ का मकान बना देगा, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाने पर खर्च नहीं करेगा। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता को बदलना है। और जो समाज का नेतृत्व करता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वही शहर को बदलने की क्षमता उसमें है। और ये जिम्मेदारी आपको मिली है कि समाज ने आपको बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। हमें हमारे सदन को कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार से भी बदलना होगा और मेरे शहर को जन आंदोलन से स्वच्छ, हरा भरा, और जो कुछ भी चुनौतियां हैं, आपदा संकट है, मुझे मेरे कार्यकाल में उनके समाधान करना है। आज मुझे खुशी है कि कई राज्यों के अंदर हमारी महिलाएं बेहतरीन नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों में 50% है, कई 33% है। और इसलिए
महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के अंदर बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में तो राज्य विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है और इसीलिए हमें महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए महिलाओं का नेतृत्व हमेशा संवेदनशील होता है। संवेदना उनके कार्य में होती है, व्यवहार में होती है, आचरण में होती है, उनके जीवन में होती है। इसलिए आने वाले समय के अंदर महिला नेतृत्व भी इन्हीं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों से निकलेगा। मेरा मानना है कि हम सबकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, संवाद और चर्चा की, दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने की। और इसीलिए ये 2 दिन के सदन की पहली परंपरा है और मैं इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा और मैं राज्य के सभी विधानसभा के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वह सभी अपने अपने राज्यों के अंदर जिस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सदन चलाने की श्रेष्ठ परंपरा है, जहां सदन पूरे दिन चलता है, 2 दिन तक चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक चली, 3 बजे तक चली। हमारा सदन क्यों नहीं चले? हमारे सदनों में क्यों नहीं चर्चा हो? सब प्रश्नकाल हो तो प्रश्नकाल की जवाब दे, अधिकारी जवाब देगा। कभी पानी पे चर्चा हो, कभी बिजली पे हो, कभी सफाई पर हो, कभी रोड पे चर्चा हो, कभी नालियों पे चर्चा हो। हर छोटी समस्याओं पर चर्चा सदन में होगी तो कार्यपालिका की जवाब देते भी और कार्य में गुणवत्ता भी आएगी। ये सारी श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करने की जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है। मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपकी कार्य मंत्रणा, आपकी चर्चा, संवाद, आपके अनुभव, आपके नए इनोवेशन, जिन्होंने श्रेष्ठ अनुभव, परंपराएं लागू किए, उन सबको भी साझा करेंगे और निरंतर साझा करते रहेंगे। हमारी प्रतिष्ठा इस बात की होगी कि मेरी नगर पालिका चाहे छोटी नगर पालिका है, लेकिन श्रेष्ठ नगर पालिका बनाना है देश को। मेरा नगर परिषद छोटा है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ नगर परिषद बनाना है। मेरा महानगर नगर निगम है, मुझे देश और दुनिया का श्रेष्ठ नगर निगम बनाना है। और इस श्रेष्ठ नगर निगम जब भी बनेगा जब वहां लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए अधिकतम समय सदनों में चर्चा, संवाद, मतों की अभिव्यक्ति होगी, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब शहर के हित में काम होगा तो मतों की भिन्नता खत्म होगी। एक विचार से काम करेंगे, जन आंदोलन बना के काम करेंगे और मुझे आशा है आने वाले समय में हमारे देश की सबसे मजबूत स्तंभ नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत राज व्यवस्था को हम एक सशक्त लोकतंत्र का स्तंभ बनाएंगे और चर्चा, संवाद, सभा समितियों के माध्यम से सार्थक चर्चा और संवाद के साथ नए राष्ट्र निर्माण के, नए भारत के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 43Q से लेकर 243S तक नगर स्थानीय निकायों की ओर, ताकि सभी माननीय विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देश में लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ और जिस लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा नजदीक रोजमर्रा में आवश्यकताएं पड़ती है, ऐसे नगरीय सरकारों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन आने वाले समय के अंदर भारत के नवनिर्माण में, लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनने में, चर्चा संवाद के माध्यम से हम लोकतंत्र को भी सशक्त करेंगे और उसके साथ साथ विकास की नई अवधारणा भी लागू करेंगे। इस तरीके के सम्मेलन से जहाँ नगरीय सरकारों के सभापति वहाँ की कार्य पद्धतियों के अनुभव, विचारों, नवाचारों को साझा करने का
और साझा करके अपनी अपनी नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम को और बेहतर कार्य पद्धति अपनाने का लोगों का प्रयास होगा। वहीं लोगों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो, इसके लिए नगरीय क्षेत्र की सभी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों के अंदर सदन की कार्रवाई ज़्यादा देर तक चले, ज़्यादा भागीदारी हो, ताकि जन भागीदारी के साथ हम विकास की योजनाओं को ठीक कर सकें और उसकी कार्य निगरानी और पारदर्शिता भी ठीक कर सकें, ताकि शासन और कार्यपालिका में जवाबदेही, पारदर्शिता आए।